जेठानी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, यहाँ हो आप। सुनो, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, रात को देर से आऊंगी या फिर लेट हुआ तो वहीं रुक जाऊंगी। माँ जी, मैं जाती हूँ। और राधा शॉर्ट फैंसी ड्रेस पहनकर हील्स में खटाखट वहां से निकल जाती है। काव्या दीदी बीमार है और देवरानी जी ने ध्यान तक नहीं दिया, एक हालचाल भी नहीं पूछा। बहू, ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में उसने ध्यान ना दिया हो और शादी के बाद पहली बार बाहर जाने की एक्साइटमेंट में हो सकता है। राधा रात भर पार्टी में बिजी रहती है। वहीं घर पर भाभी, बहुत ठंड लग रही है, तुम ये कंबल ओढ़कर सो जाओ, मैंने फैन बंद कर दिया और चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। श्वेता पूरी रात जागकर काव्या की सेवा करती है जब तक उसका बुखार उतर नहीं जाता। और राधा सुबह में जब घर आती है तो ये कोई टाइम है राधा घर आने का? रात भर काव्या की तबीयत खराब थी, भाभी रात भर जागी रही और तुम सारी रात पार्टी कर रही हो। मैं माँ जी को बता कर गई थी, और काव्या छोटी बच्ची तो नहीं है कि तबीयत खराब है तो खुद की केयर नहीं कर सकती। बहू की ये बात सुनकर संगीता जी को बुरा लगता है, लेकिन वो बहू प्रेम में कुछ कहती नहीं। वहीं अगले दिन डोरबेल बजती है। बहू, देख दरवाजे पर कौन है। राधा, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम चली जाओ। नहीं दीदी, दरवाजा खोलने मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाओ। श्वेता रोटी छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है। खम्मा घड़ी बहू रानी, सेठानी जी कहाँ है? आइए लाला जी, बैठिए। मैं तो बस ये आपके पैसे देने आया था सेठानी जी। 1 लाख रुपए राघव बेटा ने घर खर्च के लिए भिजवाए हैं। संगीता पैसे हाथ में लेकर श्वेता को पैसे रखने के लिए आवाज लगाती है। तभी राधा जल्दी से आकर लपक कर पैसे ले लेती है। दीदी रोटी बना रही है माँ जी, मैं रख देती हूँ पैसे, लेकिन बहू जब जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी, जैसे श्वेता दीदी वैसे ही मैं। कोई भेदभाव है क्या माँ जी? नहीं बहू, मेरी दोनों बहू ही जिम्मेदार है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे। राधा पैसे लेकर अपनी अलमारी में रख देती है। वहीं संगीता जी का घर डबल फ्लोर का बना हुआ था, जिस कारण दोनों बहुएं ऊपर के फ्लोर में रहा करती थीं और नीचे के फ्लोर में संगीता जी। एक दिन बहुत तेज की गर्मी पड़ रही थी। यहाँ कितनी गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, ऐसा रहा तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाऊंगी। नीचे का फ्लोर ठंडा रहता है, काम करती हूँ, जिस कमरे में दीदी शिफ्ट होने को कह रही थी, मैं उनसे पहले उस कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। माँ जी, मैं ये नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाऊं क्या? हाँ बहू, लेकिन इसमें तो श्वेता शिफ्ट होने वाली थी ना। श्वेता दीदी को तो गर्मी में रहने की आदत है, और देखो ना ऊपर की फ्लोर में इतनी गर्मी पड़ती कि मेरी स्किन डैमेज होना शुरू हो गई है। राधा को दुखी करना ठीक नहीं है, श्वेता की तो आदत है ऊपर ही रहने की। ठीक है बहू, तू शिफ्ट हो जा। और फिर राधा नीचे के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। वहीं तेज गर्मी से बेचारी श्वेता सारा दिन तपन से ऊपर के फ्लोर में रहती और घर के सारे काम भी अकेले ही करती। बाजार में सब्जी राशन लाना हो या घर में झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, हर काम श्वेता करती, और इतना तक कि राधा के कपड़े भी श्वेता ही धोती। एक दिन, ये क्या दीदी, मुझे आज मम्मी से मिलने मायके जाना था और मेरी साड़ी का दाग नहीं छूटा, ऐसे कपड़े कौन धोता है? मैंने तो साफ धोए थे, रस्सी पर धूल रही होगी इसलिए कपड़े में लग गई। सब बहाने हैं, मुझे अच्छे से पता है। हाँ, अब तो मेरी ये साड़ी बेकार हो गई, दूसरी पहन कर जानी पड़ेगी। फिर राधा दूसरी साड़ी पहनकर मायके चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, हाँ नीता बेटी, ठीक है तू आ जा घर, कोई परेशानी की बात नहीं है, तेरी दो भाभी है ना, ख्याल रखने के लिए चिंता किस बात की। किसका फोन था माँ जी? नीता का फोन था, अभी उसकी डिलीवरी हुई है ना, तो उसका ख्याल रखने वाला वहाँ कोई नहीं है। उसकी सास भी बेचारी बीमार रहती है, वही नीता बता रही थी, तो मैंने कहा यहीं चली आ। सही किया माँ जी, आपने दीदी को बुला लिया, बाबू रहेगा तो हमारा भी मन लगा रहेगा और दीदी भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहीं नंद के आने के नाम से ही राधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नीता दीदी आएंगी तो घर का काम तो करना ही होगा और उनकी सेवा भी, कुछ तो तिगड़म लगाना ही होगा। रात में पति से, आज ही घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि माँ से मिलकर आ जाती हूँ। कल तो बाजार में मिली थी, माँ एकदम ठीक थी। अरे अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, सीढ़ियों से गिर गई थी तो पैर में मोच आ गई, सोचा मिलाती हूँ। ठीक है, एक बार माँ से बात कर लेना। अगले दिन जब नीता आने वाली होती है तो, माँ जी मैं माँ से मिलने जा रही हूँ। अरे बहू, तू अभी 3 दिन पहले तो मायके गई थी। माँ जी वो माँ की तबीयत नहीं सही तो सोचा मिल आती हूँ। ठीक है मिल के आ, और हाँ आज नीता आ रही है, पता है ना? हाँ माँ जी पता है, मैं आ जाऊंगी। और फिर राधा अपना बैग लेकर मायके चली जाती है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन राधा मायके से आने का नाम नहीं लेती। वहीं ससुराल में, अरे बाबू रोते नहीं बेटा, दूध पी ले, रोते नहीं मुन्ना।
जब से मैं आई हूँ श्वेता भाभी ने तो बड़े अच्छे से सब संभाल लिया। अब तो मुन्ना सारा टाइम भाभी के पास ही रहता है, मुझे आराम हो गया। दीदी जब तक आप यहाँ हो रेस्ट कर लो, बाबू को मैं संभाल लूंगी और घर का काम भी हो ही जाएगा। तभी मुन्ना श्वेता के ऊपर सूसू कर देता है। अरे तो पूरा कपड़ा गीला कर दिया मुन्ना आपने। बच्चा है, कपड़े तो गंदे करेगा ही। मैं खुद की नहीं मुन्ने की बात कर रही हूँ। ऐसे कपड़े गीले करेगा तो इसे ठंड लग जाएगी। मैं पहले इसके कपड़े बदल देती हूँ, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। श्वेता अपनी नंद और उसके बच्चे का खूब ख्याल रखती है, जिसे 15 दिन में ही नीता की हालत पहले से बहुत बेटर हो जाती है। श्वेता भाभी ने सब कुछ कितने बढ़िया से संभाल रखा है, लेकिन राधा भाभी तो अब तक आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, आज 15 दिन हो गए उसे गए। एक दिन का बोल कर गई थी, उसकी माँ से बात करती हूँ। फिर संगीता जी अपनी समधन को कॉल करती हैं। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? आपका पैर ठीक हुआ? अरे वो तो बस पैर मुड़ गया था, बाम लगाने पर तुरंत ठीक हो गया था। अच्छा, बहू ने तो कहा कि आप सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ बहन जी, आखिरी सीढ़ी पर पैर मुड़ गया था, गिरी नहीं थी। ठीक है, मतलब आप सही सलामत है ना? तो अब मेरी बहू को भेज दीजिए। वो क्या है ना, नीता बेटी आई थी, अब वो जाने वाली है। जी बहन जी, नमस्ते। अब संगीता जी समझ जाती हैं कि नीता की सेवा न करनी पड़े, इसलिए राधा माँ की चोट का बहाना बनाकर मायके चली गई। लेकिन संगीता जी राधा के आने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहती। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ भाभी, बड़ी देर कर दी आपने आने में, अब तो मैं जा रही हूँ। श्वेता दीदी से खूब सेवा करवाई आपने, मुझे तो मौका भी नहीं दिया सेवा करने का। कोई बात नहीं, अगली बार जब आओगी तो मैं सेवा कर दूंगी। सोचा था और रुक जाऊंगी, लेकिन राधा भाभी को मुझे रोकने का मन ही नहीं है, और श्वेता भाभी को अब ज्यादा तंग नहीं कर सकती। फिर नीता जाने की तैयारी करने लगती है। राधा बहू, तुझे 1 लाख रुपए दिए थे ना, 20,000 रुपए दे दे। उसमें से नीता के लिए साड़ी और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े लेने हैं। माँ जी, वो पैसे तो घर खर्च में खत्म हो गए, और आपको तो पता है कि महंगाई कितनी है। संगीता जी राधा की चालाकी बखूबी समझ रही थी, लेकिन वो घर में कलह नहीं चाहती थी। तभी श्वेता नीता के पास ढेर सारे शॉपिंग बैग लेकर आती है। दीदी ये लीजिए, आपके और बाबू के लिए कपड़ा, और ये आपके ससुराल वालों के लिए। फिर नीता सबसे विदा लेती है। ऐसे ही एक दिन मनोहर जी के ऑफिस में उनकी रिटायरमेंट पार्टी होती है। पापा, मैं तो आपकी रिटायरमेंट पार्टी में जरूर चलूंगी। और मैं भी। आज राघव घर आ रहा है, घर में भी तो कोई रहना चाहिए। श्वेता दीदी है ना, वो रुक जाएंगी घर में। फिर सभी ससुर जी की रिटायरमेंट पार्टी में चले जाते हैं और बेचारी श्वेता अकेले घर में रुकती है। राधा घर के सुख में तो साथ देती थी, लेकिन जब कोई परेशानी होती तो राधा तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेती थी और परेशानियों में बिल्कुल भी साथ नहीं देती थी। घर में किसी से अपनी चीजें शेयर भी नहीं करती थी। अपने दहेज में आया सामान खुद ही यूज करती थी, और कोई गलती से उसे छू ले तो बवाल करती थी। ऐसे ही एक दोपहर में, बहुत तेज गर्मी है, चलो काम तो हो गया, अब थोड़ी सी एसी की हवा ले लेती हूँ। श्वेता जैसे ही राधा के दहेज में आया एसी चालू करती है तो दीदी, आपने बिना पूछे एसी क्यों चालू किया? पता है बिल कितना बढ़ जाता है, और मेरी एसी खराब हो गई तो फिर इसका रिपेयरिंग का खर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना। राधा, ऐसे कैसे बात कर रही हो? आप अपने दहेज में आया पंखा चलाओ ना। श्वेता को राधा की बात काफी बुरी लगती है और वो वहां से चली जाती है। आज पहली बार श्वेता को ऐसा लग रहा था कि वो राधा को अपनी बहन जैसा मानती है, लेकिन राधा अपने मतलब से है, और यही सच था। वहीं अब काव्या की शादी की उम्र हो गई थी। माँ, अब की मैं एक खुशखबरी के साथ घर आया हूँ। कैसी खुशखबरी? काव्या के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया है। खानदानी लोग हैं, लड़का सरकारी इंजीनियर है और उसके फैमिली में सब सरकारी ऑफिसर हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, शुभ काम में देरी नहीं। लड़के वालों को बुला ले, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद हो तो सगाई कर देंगे। राघव अगले ही दिन लड़के वालों को बुला लेता है और सभी को संजीव बहुत पसंद आता है। बहन जी, हमें आपकी काव्या पसंद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी फैमिली रॉयल है तो प्लीज शादी स्टेटस को ध्यान में रखकर कीजिएगा। राघव जी, आपसे और आपकी फैमिली से बस यही गुजारिश है। लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद सगाई का मुहूर्त निकलता है। 1 हफ्ते में सगाई है काव्या की, और बहुत सारे इंतजाम बाकी हैं। जो पैसे थे उससे घर की मरम्मत करवा दी गई, अभी तो पैसे भी नहीं है। क्या माँ जी, परेशान लग रही हो? जब से राधा आई है कभी हमने इसे कोई काम नहीं करने दिया, और मैंने तो हमेशा यही सोचा कि ये खुश रहे ताकि इसकी फैमिली से बॉन्ड बनी रहे, और इसीलिए मैंने राधा की हर चालाकी को नजरअंदाज किया और
श्वेता बहू को तकलीफ भी बढ़ा दी। अब समय आ गया है राधा बहू को आजमाने का। क्या हुआ माँ जी, कुछ कहिए। बहू वो क्या है ना कि काव्या की सगाई में लाखों का खर्चा है, और तुझे तो पता है कि तेरी शादी में कितना खर्च किया हमने। उसके पहले घर भी मरम्मत करवाई थी। तो माँ जी, बहू तेरे पापा के पास तो बहुत पैसे हैं ना, और केस में जीते हुए पैसे भी हमने तेरे अकाउंट में ही डलवाए थे। मतलब आपकी नजर मेरे पैसों पर है? वही मैं सोचूं, ये बुढ़िया मुंह क्यों नहीं खोलती जब मैं जेठानी से सारा काम करवाती हूँ। तो अब समझ आया, आपकी चील जैसी नजर तो मेरे अकाउंट पर थी। अरे मेरे पापा हाई कोर्ट में सारा दिन लोगों की दलीलें क्या आपकी बेटी का दहेज देने के लिए नहीं सुनते हैं? बहू ऐसे कैसे बात कर रही है? मैंने बस पूछा है तुझसे, और बस 1 महीने की बात है। कुछ पैसों की हेल्प कर दे ना, मैं अगले महीने तुझे दे दूंगी। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं दे रही, जो करना है कर लो। घर बेचो चाहे रोड पर भीख मांगो। राधा का इतना सपोर्ट करने के बाद राधा की ऐसी बोली संगीता जी को अंदर से तोड़ देती कि तभी एक जोर का तमाचा राधा के गाल पर आकर पड़ता है। जेठानी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वकील की बेटी हूँ, केस कर सकती हूँ। मुझे धमकाओ नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से ऐसे बात करने की? जब से तुम इस घर में आई हो, सुख में आगे आगे भागती हो और दुख में गायब हो जाती हो। हर सिचुएशन मैंने अकेले झेली, कभी तुमसे कुछ करने को नहीं कहा, और तुम मेरी माँ जैसी सास पर उंगली उठा रही हो। देख रही हो माँ जी, आपकी इस गरीब चुहिया जैसी बहू की जुबान भी चलने लगी है। आपकी अमीर बहू को ये ऐसा बोल रही है। तो है ही इसी के लायक। ये थप्पड़ तुझे पहले पड़ना चाहिए था। मैं तो बस तुझे आजमा रही थी, लेकिन तेरी औकात हमने देख ली। संगीता और श्वेता वहां से चली जाती हैं। माँ जी आप चिंता मत करो, काव्या की सगाई का सारा इंतजाम हो जाएगा। संगीता जी बहुत चिंतित थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। वहीं श्वेता अपनी माँ की आखिरी निशानी उनके सोने के कंगन गिरवी रखकर 2 लाख रुपए का इंतजाम करती है और काव्या की सगाई की सारी तैयारी करती है। काव्या, लो आज तुम्हारी सगाई पर तुम ये पहनो। भाभी ये तो आपकी माँ की सबसे महंगी साड़ी है ना, जो आप किसी को नहीं देती। लेकिन मुझे क्यों? क्योंकि आज मेरी ननद का स्पेशल डे है। फिर श्वेता कविता को बढ़िया से तैयार करती है और मेहमानों के खाने पीने का भी सारा अरेंजमेंट श्वेता अकेले ही करती है, और सब कुछ बहुत ही बढ़िया अरेंज हुआ था। आज मेरी बेटी तो एकदम राजकुमारी लग रही है। सब कुछ श्वेता भाभी की बदौलत है। कुछ देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं और सगाई की रस्म शुरू होती है। काव्या और संजीव एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और उसके बाद खाना पीना होता है। सभी को सगाई का अरेंजमेंट और खाना पीना काफी पसंद आता है। वहीं सगाई के बाद संगीता जी, सगाई का अरेंजमेंट तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। बस शादी भी ऐसी ही होनी चाहिए। आप चिंता ना करो बहन जी, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हो। जिसके बाद सभी वहां से विदा लेते हैं। बाहू, तू तो मेरे बेटों से भी बढ़कर है। मैंने हमेशा राधा के आगे तुझे कम समझा और राधा की सारी खामियां देखते हुए भी मैं चुप रहती थी, लेकिन हमेशा तूने बुरे समय में हमारा साथ दिया। श्वेता अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। घर की इज्जत बचाने के लिए उसने वो कदम उठा लिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक माँ की इज्जत बचाने के लिए एक माँ की आखिरी निशानी को गिरवी रख दिया। बहू तूने अपनी माँ के कंगन गिरवी रख दिए? जी पापा जी, और कंगन क्या है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसे और कंगन बन जाएंगे। बहू का इतना बड़ा त्याग और उदार दिल देखकर संगीता जी का मन पसीज गया। ससुराल की हर परेशानी में मेरी गरीब बहू हमेशा मेरे साथ ही रही। दोस्तों, इंसान दौलत से अमीर हो या ना हो, दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है।